हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे लेसन नंबर 23। फिर कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। आप सुपर पूल क्वेश्चंस जब हमने स्टार्ट किए थे तो मैंने आपसे बोला था कि मैं सिर्फ फ्रेश क्वेश्चंस ही लाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लाया हूं जो मैंने क्लैट के लिए तैयार किए थे, ठीक है, और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और मुझे लगा शायद वो आरआरबी मेंस और एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ मेंस के भी लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए आज 3-4 क्वेश्चंस मैं उसके भी डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस मैंने 2 से 3 महीने पहले डेवलप किए थे और आज पहले तो मैं कुछ स्टार्टिंग जो मैं करूँगा वो फ्रेश क्वेश्चन से करूँगा और फिर फर्दर ये 2-3 क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए बहुत तेज़ी से सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फिर से वही जैसे मैं बताता हूँ आपको, डायरेक्शंस पहले देखने हैं और पॉज करके आप पढ़ सके तो बहुत अच्छी बात होगी। पहले आप पढ़ लें और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन देखें, ठीक है। डायरेक्शंस पहले पढ़ेंगे हम। द पैसेज गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स विच मे और मे नॉट स्ट्रेंथन और वीकन द पैसेज। चूज द वंस विच कैन करेक्टली स्ट्रेंथन और वीकन द पैसेज। स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग देखनी है हमें। और पहले हम देखेंगे पैसेज। एन ऑक्शन इज अ कॉमन वे टू सेल समथिंग। At first glance, it's simple to follow and implement। यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑक्शन की, ठीक है, नीलामी की। और आपने अगर कभी इसको देखा हो, ऑनलाइन बिडिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑफलाइन तो होता ही है लेकिन ऑनलाइन भी इस पर काफ़ी काम हो रहा है और ये एक नया तरीका है। ऑब्वियस सी बात है, अब सेलिंग तो खैर बहुत पहले से इसमें होती है, इस तरीके के मेथड को, टूल को यूज़ किया जाता था बहुत सी एंटीक चीज़ों को बेचने के लिए। बट अब इट्स अ कॉमन वे टू सेल समथिंग। At first glance, it's simple to follow and implement. That, however, is deceptive। मतलब पहले तो लगता है देखने में कि ये बड़ा आसान है, लेकिन इतना आसान है नहीं। It is deceptive. Auctions have evolved into highly sophisticated tools to sell a range of things. They span auction-generated advertisements which appear each time a search engine such as Google is used। ठीक है, वही ऑनलाइन बिडिंग की बात हो रही है, यहाँ पे ऑक्शन की बात हो रही है, ठीक है। जब भी आप गूगल यूज़ करते हैं तो एडवर्टीजमेंट्स पॉपअप होते हैं और वहाँ पर कुछ ऑनलाइन बिडिंग हो रही होती है। टू द ट्रिलियंस रेस्ड फॉर द गवर्नमेंट बाय आरबीआई थ्रू बॉन्ड ऑक्शंस। गवर्नमेंट भी कुछ इन ऑक्शंस का इस्तेमाल करती है, बॉन्ड्स को ऑक्शन किया जाता है आरबीआई द्वारा। देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिलियंस रेज हो जाते हैं ऑक्शन से। नाउ दिस ईयर्स नोबेल अवॉर्डीज फॉर इकोनॉमिक्स रॉबर्ट विल्सन एंड पॉल मिलग्रॉम हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड for their pioneering work in both auction theory and design। It's richly deserved। अब यहाँ पर तीसरा जो आखिरी प्रमाइस है वो भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ऑक्शंस पे इतना काम हो रहा है आजकल, इतनी थ्योरी और उसका डिज़ाइन हो रहा है कि उस पर एक नोबेल प्राइज़ मिला है उस पर काम करने वाले लोगों को, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि इतना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट सो सिंपल एज इट सीम्स। ऑक्शन बहुत सिंपल नहीं है टू फॉलो। ये तो हमारा प्रूव करने की कंटेंशन जो थ्रू आउट इस पैसेज, अगर आप देखो, जो प्रूव करने की कोशिश की गई है वो यही करने की कोशिश की है कि ऑक्शन इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल दिखता है। ना ही उनको डिज़ाइन करना इतना आसान है और ना ही उनको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे जो इसको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट देखेंगे, द सक्सेस ऑफ ऑक्शन डिपेंड्स मेनली ऑन 3 थिंग्स। द रूल्स विच गवर्न द प्रोसेस, द बिडर्स आइडिया ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑक्शन आइटम and the information asymmetry among bidders about the item, all of which makes auction tough to implement। यहाँ तो बहुत ही क्लियर इको होता हुआ दिख रहा है कि ऑक्शंस बहुत टफ टू इम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 3 चीज़ें, 3 ऐसे रूल्स हैं जो उसको गवर्न करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑक्शन को, इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे ओवरऑल पैसेज को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा कंटेंशन को प्रूव कर रहा है कि ऑक्शंस इतने सिंपल टू इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं जितने दिखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। आई होप आपको पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया हो। रिजल्ट्स कैन बी सब ऑप्टिमल इन ऑक्शंस। फॉर एग्जांपल, इफ अ चैरिटी एम्स टू रेज द हाईएस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ मनी बाय ऑक्शनिंग मेमोरेबिलिया ऑफ अ स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी। यहाँ पे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी के सामानों की बात की जा रही है, ठीक है, उनको ऑक्शन करने की बात की जा रही है और उससे जो पैसा जनरेट होता है उसकी चैरिटी की बात की जा रही है। तो लेकिन रिजल्ट्स कैन बी सब ऑप्टिमल, मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि जितना हम चाह रहे थे वैसा ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं भी मिल सकता है। क्यों? फिर फर्दर लिखा गया है कि देयर इज हार्डली एनीथिंग दैट कैन go wrong with the design
However, if government that wants to auction telecom spectrum has more than one goal, challenges will be plentiful. मतलब ये जितना आसान दिखता है कि किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी के सामान को ऑक्शन कर देना, उतना ही टफ है जब आप टेलीकॉम स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करते हो। आईपीएल का जब कुछ आप देखते हो, जब मैच स्टार्ट होने वाले होते हैं उससे 2-3 महीने पहले टीम्स डिसाइड होती हैं, तो भी ऑक्शंस होते हैं प्लेयर्स के और उसका लाइव प्रसारण किया जाता है टीवी पे। तो इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है, ठीक है। इट्स अ चैलेंज, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस। तो ऑब्वियसली बात है, जब चैलेंज इको हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ऑक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ टू इम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल सकते जो आप चाह रहे थे, वो सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिलेंगे जब आप स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करोगे। वो इतना मुश्किल हो जाएगा, वो थोड़ा सा आसान नहीं होगा जैसे कि किसी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी के सामान को ऑक्शन करना। तो ये दोनों स्ट्रेंथन कर रहे हैं मेरे पैसेज को। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, दोनों स्टेटमेंट्स को, तो मेरा पैसेज बिल्कुल प्रूव होता हुआ दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। चलिए स्टेटमेंट 3 देखेंगे। ऑक्शन डिजाइन रिमेन्स वर्क इन प्रोग्रेस बिकॉज कॉन्टेक्ट्स and aims keep changing. Sometimes the floor price is too high or leads to winner's curse where the winning bid is based on the overestimate of the value. अब यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि it is a auction design is already a work in progress because यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या चैलेंज है। एक और नया चैलेंज हमारे सामने दिख रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ्लोर प्राइस बहुत ज़्यादा रख ली जाती है। कोई आइटम अगर कोई 10 रुपीज़ का है तो उसका फेस वैल्यू 15 से स्टार्ट किया जाता है, तो फ्लोर प्राइस का भी कुछ फिक्सेशन नहीं है। और उसके बाद जब विनिंग बिड जब आप देखोगे तो बहुत ओवर एस्टिमेट हो जाता है वो सामान। लोग कभी कभी क्या होता है उसके एक्स्ट्रा पैसे लगा देते हैं जो कि होने भी नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू भी नहीं होगी, उससे ज़्यादा ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू में वो सामान चला जाता है। तो कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं डिज़ाइन में ऑक्शन के, और ऑब्वियस ही बात है ये कंटेंशन दे रहा है, ये हमें वो इको कर रहा है जो बात पैसेज में बोली गई है, तो ये भी स्ट्रेंथन करेगा। आई होप ये तीनों स्टेटमेंट स्ट्रेंथन करते हुए क्लियरली दिख रहे हैं। तीनों ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि ऑक्शन इतना इजी नहीं है, इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट इज़ वेरी सब ऑप्टिमल, द डिज़ाइन इज ऑल्सो वेरी मच इन वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई है। तीनों चीज़ें इको होती हुई दिख रही थी मुझे पैसेज में, और इसीलिए अगर मुझे ऑप्शंस दिखेंगे तो जहाँ पर मुझे तीनों ऑप्शंस दिखेंगे वहाँ पे मैं टिक करूँगा इसको। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है वन स्ट्रेंथन द पैसेज। हमें पता है तीनों स्ट्रेंथन हो रहे तो हम कहाँ क्लिक करेंगे? ऑल ऑफ 1 2 3, यानी ऑप्शन डी विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ फिर पोज किया हुआ है, आप देख सकते हो, इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, एंड आई विल बी मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी अच्छा, ये क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, स्टार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने बताया था ये कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने क्लैट वालों के लिए डेवलप किए थे, बट वो क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक बहुत ही सब स्टैंडर्ड जो क्रिएट होगा दोनों सब चारों, अगर आप IBPS मेंस, PO का, RRB का या SBI PO मेंस और एक क्लैट का अगर आप देखो तो ओवरऑल एक सब ऑप्टिमल आप देखोगे एक स्टैंडर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आज लाया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी पैसेज होता है, पर यहाँ पर भी हम देखेंगे यही सेम पैसेज पे 2 क्वेश्चन में लाया हूँ, ऐसे 3 पैसेजेस हैं। तो पहला पैसेज देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन Classification on the basis of religion is not per se unconstitutional. It is worth reminding ourselves that our constitution confers special rights upon members of minority religious communities in India. अब यहाँ क्या बोलने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट मैं इसको इंटरप्रेट करूँगा और बहुत आसान लगेगा आपको देखने में। इन्होंने कहा बहुत ही क्लियर, ऑथर की सिर्फ एक कंटेंशन पहली लाइन में मुझे दिख गई। उसने कहा कि अगर हम रिलीजन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये कोई बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस बनाए हुए हैं। अगर आप आर्टिकल 29-30 दोनों देखोगे तो उसमें क्लियरली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। तो जब हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपने ही देश में बराबर नहीं मान रहे, हमने कुछ उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस क्रिएट किए हैं। अगर हम इक्वलिटी ऑफ रिलीजन की बात करें तो सबके लिए सेम प्रिविलेजेस होने चाहिए, लेकिन हमने स्पेशल रूल्स बनाए हुए हैं। और अगर हमने स्पेशल रूल्स बनाए हुए हैं तो अगर हम रिलीजन के बेसिस पे कोई क्लासिफिकेशन कर भी देते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं होगा। बिल्कुल, ये ऑथर कह रहा है। ठीक है, ये सारी बातें ऑथर ने कही हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इफ द लॉ वॉज ब्रॉडर and allowed members of all religious communities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to migrate into India, we could as well do away with our borders. थोड़ा सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है,
यहाँ थोड़ा सा बोलने की कोशिश की गई कि अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा ब्रॉडर सेंस में ले लें और हम जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, सबको हम माइग्रेट करने के लिए दे दें, तो हम ऐसा करते हैं बॉर्डर ही हटा देते हैं। हमें ज़रूरत क्या है बॉर्डर की फिर? तो इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है ऑथर की तरफ से, वो ये बहुत इमोशनल होकर इसने ये बात बोली है कि ऐसा करो बॉर्डर ही फिर हटा दो, जब सबको अलाउ करना है, आपको सबको माइग्रेट करने दो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से। तो ठीक है, ये उसका कंटेंशन है, हमें इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें बस ये देखने कि वो क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड थर्ड प्रीमाइस हम पढ़ेंगे, एज इवन मोर टीनियस आर्ग्यूमेंट इज फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेशन एज द लॉ डज नॉट एक्सटेंड टू एवरी सिटीजन ऑफ एवरी कंट्री और सम कंट्रीज हु हैव सफर्ड रिलीजियस परसिक्यूशन। अब यहाँ बताने की ये कोशिश की गई है कि इतना मुश्किल होगा इस डिस्क्रिमिनेशन को ढूंढना। क्यों? क्योंकि लॉ में जो हमने ये लॉ क्रिएट किया है, जो बात हमारी जो हो रही है थ्रू आउट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को लेकर के, कि इट इज़ नॉट एक्सटेंडिंग टू एवरी सिटीजन ऑफ एवरी कंट्री जिसका रिलीजियस परसिक्यूशन, हमने सिर्फ 3 देशों के लिए बात की गई, हमने बाकी देशों के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी। तो हम डिस्क्रिमिनेशन कैसे ढूंढ पाएंगे? कॉमनली अगर हम डिस्क्रिमिनेशन ढूंढें तो कैसे मिलेगा हमें? द बोल्डेस्ट लॉयर्स हैव नॉट गैदर्ड करेज टू एडवांस एनी सच आर्ग्यूमेंट। यहाँ तक कि बहुत से लॉयर्स भी इस पर आर्ग्यू नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज डिसएडवांटेज ऑफ कोर्स दैट दे आर नॉट टीवी एंकर्स। ये भी सिर्फ थोड़ा इमोशनल हो गया है हमारा ऑथर, और उसने बोला कि टीवी एंकर्स जो थोड़ा सा बोल्ड होकर के बोल सकते हैं, वो लॉयर्स कोर्ट में नहीं बोल सकते, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन प्रूव नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, और एनलाइटेंड मेंबर्स ऑफ द सिविल सोसाइटी प्रोटेस्टिंग ऑन द स्ट्रीट्स। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया, वो टीवी एंकर्स और प्रोटेस्टर्स की बात कर रहा है। लॉयर्स के पास तो इतना करेज नहीं है कि वो जाएं और कोर्ट में ये बोल सके कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उसे प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 3 देशों की बात हो रही है, सारे देशों की बात नहीं हो रही। चलिए ठीक है, ये सारी बातें हमें समझ में थोड़ी बहुत तो आई गई होंगी। और अब हमें क्या देखना है? हमें आंसर करने कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सिर्फ 2 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन बताया है, द ऑथर स्टेट्स दैट क्लासिफिकेशन इन रिलीजन इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये तो हमने देख लिया, पहली लाइन में हमें पता चल गया कि क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने खुद ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमाइस सपोर्ट्स द स्टेटमेंट? बिल्कुल क्लियर आप देखोगे कौन सा प्रीमाइस है जो कि हमारे इस आर्ग्यूमेंट को या हमारे स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। तो पहला देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स स्पेशल राइट्स अपॉन मेंबर्स ऑफ ऑल माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया। ये तो मैंने अभी बोला, सेकंड स्टेटमेंट में तो ऑथर ने यही चीज़ बोली थी कि हमारे जो ऑलरेडी प्रिविलेजेस बने हुए हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को लेकर के, और ये चीज़ उस बात को सपोर्ट कर रही है। पहले हमारा जो प्रीमाइस था वो यही इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत ही क्लियर, बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन ए पे टिक कर सकते हैं। क्या हमें बाकी ऑप्शंस देखने चाहिए? चलिए देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। अब ये तो कॉन्ट्ररी हो गया, उल्टा ही हो गया। इन्होंने बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है, अगर आप रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बनाएंगे तो हमारे आर्टिकल 15 में ये चीज़ मना है, तो ये तो कॉन्ट्ररी हो जाएगा, फिर तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात हो जाएगी, और वो तो है, दिख भी रही है। लेकिन क्या चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो रही है? वो सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है हमें। सी कहता है प्रीएम्बल टीचर्स प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कॉन्ट्ररी हो जाएगा मेरे कंटेंशन से, क्योंकि हमारे प्रीएम्बल में तो सबसे पहले आपने ये बताया कि हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी रखनी है, लिबर्टी रखनी है, फ्रैटर्निटी रखनी है, ब्रदरहुड रखना है आपस में। तो फिर हम किस तरीके के क्लासिफिकेशंस करेंगे? रिलीजन में हम नहीं कर सकते, हमें सबको बराबर रखना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, ये भी कॉन्ट्ररी हो जाएगा हमारे कंटेंशन से। वो तो हमारे फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिलीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन हम तो नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, द राइट टू इक्वालिटी रिगार्डिंग रिलीजन एक्सटेंड्स टू एलियंस रिजाइडिंग इन इंडिया। ये भी बड़ा बिल्कुल कंटेंशन, सिमिलर कंटेंशन हो जाएगा कि हमें रिलीजियस इक्वलिटी मेंटेन करनी है, इवन एलियंस जो कि बाहर रहते हैं। एलियंस कौन होते हैं? जो हमारे देश के सिटीजन्स नहीं है, वो एलियंस हुए। तो हमने उनके लिए भी अगर कोई लॉ बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें राइट टू इक्वलिटी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल हमारे कॉन्ट्ररी टू दी कंटेंशन हो जाएगा। ये सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को, बिल्कुल बिल्कुल ये बात सपोर्ट कर रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, जबकि हमें तो नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव करना था। तो सिर्फ ऑप्शन एक क्लियर आंसर हो जाएगा। हम बाकी को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी के साथ ये क्वेश्चन क्लियर होता हुआ, इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे ये रहा, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड आई विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस सेम पैसेज इज देयर, तो हमें दोबारा नहीं पढ़ना। ठीक है, अब इस पर एक और क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बना है? वो ये रहा। According to the passage, why the author mentions that finding discrimination is tedious?
सेकेंड पैरा में आपने देखा ऑथर ने क्लियरली बोला कि डिस्क्रिमिनेशन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सारे कंट्रीज़ के लिए नहीं उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया, हमने सिर्फ 3 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो ऑप्शन ए ये बोलता है कि लॉ डज नॉट एक्सटेंड टू एवरी सिटीजन ऑफ एवरी कंट्री हु हैज़ फेस्ड रिलीजियस परसिक्यूशन। तो ये तो वही है, बिल्कुल क्लियर कंटेंशन है कि सारे सिटीजन सारी कंट्रीज़ के लिए हमने ये लॉ नहीं बनाया है। ये इट्स नॉट ब्रॉडर फॉर एवरीबडी, इट इज़ जस्ट फॉर द 3 कंट्रीज़, एक्सेप्शनल कंट्रीज़, 3 एक्सेप्शंस हैं जिसके लिए हमने ये लॉ बनाया है। अगर हमने सबके लिए बनाया होता तो हम वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ढूंढ सकते थे जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हर जगह से हुआ हो, लेकिन अब हम कैसे डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे? ठीक है, तो क्योंकि आपने तो एक्सेप्शन दे दिया है तो हम ऑब्वियस ही बात है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऑप्शन ए एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर है। ऑप्शन बी, लॉयर्स कांट आर्ग्यू ऑन द लॉ दैट मेंशंस रिलीजन एज क्राइटेरिया। लॉयर्स आर्ग्यू नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि रिलीजन पे हम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं सहेंगे, ऑब्वियस ही बात है। बड़ा वेवर्ड आंसर होगा, बिल्कुल वेवर्ड आंसर होगा। ऑप्शन सी, राइट टू इक्वालिटी एक्सटेंड्स टू एलियंस रिजाइडिंग इन एंड आउटसाइड द इंडिया। ये भी बड़ा सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है, इसका कोई भी लेना देना इस बात से नहीं है। हमें बिल्कुल इको होता हुआ दिख रहा था पहले ही ऑप्शन ए में, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए और हम टिक करेंगे। और ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं और इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Without credible independent leadership and secure funding, the legitimacy of many international organizations is broken at precisely the moment they are needed the most. ठीक है, यहाँ पर credible independent leadership और secure funding की बात हो रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की लेजिटिमेसी की बात हो रही है। कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमें मिलती हैं देखने को? जैसे यहाँ नीचे लिखा है द यूएन सिस्टम, द वर्ल्ड बैंक, द आईएमएफ एंड मेनी अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, ये सब हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। वर ऑल क्रिएटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर II एज टूल्स टू रिकंस्ट्रक्ट द पोस्ट वॉर वर्ल्ड वॉर II की जो हमारे क्षति हुई हमारे पूरी दुनिया की, उसको ग्लोबलाइज करने के लिए, उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमने ये इंस्टीट्यूशन डेवलप किए ताकि पीस बने, हर तरफ शांति आए, प्रॉस्पेरिटी आए, कॉपरेशन आए, लोगों में इकोनॉमिक कॉपरेशन भी आए, और अदरवाइज भी बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे रेड क्रॉस वगैरह जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं। इन फूड फंड बनाया गया है, जिन देशों में खाने की प्रॉब्लम है वहाँ पर खाना पहुँचाया जाता है फूड प्रोग्राम्स की मदद से, चैरिटी होती है, सब कुछ होता है। दैट सिस्टम इज नाउ फेसिंग इट्स ग्रेटेस्ट क्राइसिस एवर विथ वॉर स्टाइल फॉल्स इन GDP ग्लोबली। अब हर तरफ हमने देखा रिसेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जब से ये 21वीं सदी आई है, थोड़ा सा GDP की तरफ अब देखें ग्लोबली सब कम हो रहा है। एंड व्हाट द IMF कॉज द बिगेस्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न सिंस द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, यानी 1929 में भी ये चीज़ हो चुकी है, और अब हम फिर वैसे ही एक ऐसे सिचुएशन में जाने जा रहे हैं जिस तरफ फिर से एक इकोनॉमिक डाउनटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑब्वियस बात है कोविड के बाद तो और ज़्यादा सिचुएशन थोड़ा रिस्की हो चुकी है, ये तो हमें पता ही है। ऑब्वियस बात है इंटरनेशनल टूरिज्म बंद है इस समय, इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद हैं, बहुत से बिजनेसेस बंद हैं, होटल इंडस्ट्री को काफ़ी लॉस हो चुका हुआ है। तो और भी देखिए, अगर आप सिर्फ हेल्थ केयर ही एक है जो थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, क्योंकि इस समय ऐसी सिचुएशन है। Now, IMF's latest World Economic Outlook notes that for the first time since the Great Depression, both advanced economies and emerging market and developing economies are in recession. This is precisely the time we need our multilateral institutions to work optimally. मतलब अब वो समय आ चुका है जब हम अपने ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से वर्क करना होगा और ऑप्टिमली वर्क करना होगा ताकि हम इस तरीके के डिप्रेशन से निकल सकें। ठीक है, विदाउट देम द टास्क ऑफ रिकवरी विल बी मोर डिफिकल्ट। मिस IMF's गीता गोपीनाथ हैज़ राइटली आर्ग्यूड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में गीता गोपीनाथ ने बिल्कुल क्लियरली ये आर्ग्यू किया हुआ है कि मल्टीलैटरल कोऑपरेशन इज वाइटल टू द हेल्थ ऑफ द ग्लोबल रिकवरी एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट इज नीडेड टू इंश्योर दैट द वर्ल्ड डज नॉट डी-ग्लोबलाइज सो द रिकवरी इज नॉट डैमेज बाय द फर्दर लॉसेस टू प्रोडक्टिविटी। अब ये सब बातें हमें समझ में आ गई। क्या प्रूव करने की कोशिश की गई थी कि हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को बचाना होगा, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन दिखाना होगा, ग्लोबल रिकवरी करनी होगी इकोनॉमिकली भी, और कोई एफर्ट्स से लगा करके कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होंगे तभी हम रिकवर कर पाएंगे और फिर से हम प्रोडक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे और ग्लोबल GDP को ऊपर ला पाएंगे। आई होप ये चीज़ सारी बातें अब समझ में आ चुकी होंगी। क्या ओवरऑल ऑथर ने क्या आर्ग्यू करने की कोशिश करी?
क्या प्रूव करने की कोशिश करी, सारे प्रेमाइसेस क्या प्रूव कर रहे हैं, बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है। तो अब हम देखेंगे पहला सवाल। According to the passage, why the legitimacy of institutions like United System, World Bank and World Bank is broken? क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारा जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF या UN सिस्टम ये सब खत्म हो रहे हैं, ठीक है। The stoppage of secure funding will lead to disruption of the working of these institutions. क्या ये एक करेक्ट रीजन हो सकता है? The stoppage of secure funding will lead to disruption of the working of these institutions. बिल्कुल, जब हम मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बात कर रहे थे तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? फंडिंग की। वहाँ पे सबसे पहले सिक्योर फंडिंग की बात की थी, मैंने इको कराया था। पहले ही स्टेटमेंट में आपने बोला सिक्योर फंडिंग की वजह से न होने की वजह से क्या होगा ये कि डिस्ट्रप्शन होगा। जब इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो काम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली बात है, दे नीड फंडिंग एंड दैट टू फ्रॉम ऑल ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सारे कंट्रीज मिलके जब इन देशों में पैसा, इन इंस्टीट्यूशंस में पैसा लगाएंगे तभी तो वो उस गोल की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। द स्टॉपेज ऑफ द सिक्योर फंडिंग विल लीड टू डिस्ट्रप्शन। बिल्कुल क्लियर आंसर होगा ये। क्यों लेजिटिमेसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, अगर आप पैसा ही नहीं दोगे तो वो काम क्या करेंगे, और जब वो काम नहीं करेंगे तो उनकी लेजिटिमेसी पे सवालिया निशान बनेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है? द इकोनॉमिक डिप्रेशन विल फोर्स द कंट्रीज टू स्टॉप फंडिंग द इंस्टीट्यूशन। तो ये तो इन्फर हो रहा है, ये तो क्लियर इन्फरेंस है। तो हमें पता है कि अगर जब GDP कम होगा, इकोनॉमिक डिप्रेशन होगा तो कंट्रीज के पास पैसा कम होगा, तो वो कैसे फंड करेंगे इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन क्या इसकी वजह से डायरेक्टली लेजिटिमेसी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस खत्म हो जाएगी? देखो, डिप्रेशन तो है बट सारी कंट्रीज के लिए नहीं है। कुछ कंट्रीज तो बहुत अच्छा कर रही है, चाइना का तो GDP अभी भी ऊपर है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम ये नहीं कह सकते ओवरऑल ये कंटेंशन होगा प्रूव, बट इंडक्टिवली अगर हम देखें तो 60 to 70% चांस दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द क्लियर आंसर। बिल्कुल, अगर आप फंडिंग रोक देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो ऑप्शन बी एक अनलाइकली आंसर हो जाएगा इन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए। ऑप्शन सी देखते हैं। द डी ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड विल प्रूव फेटल फॉर द लेजिटिमेसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब पूरा जो वर्ल्ड है अगर वो डीग्लोबलाइज होगा, इट विल बी वेरी मच फेटल फॉर द लेजिटिमेसी। ये तो आपने बोला, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? ये बड़ा सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कैसे होगा? कैसे डीग्लोबलाइज हो जाएगा वर्ल्ड? जब हम म्यूचुअल कोऑपरेशन बंद करेंगे तभी तो होगा ना। तो ये बहुत ही स्लिपरी स्लोप होगा, बहुत दूर की बात आपने सोची है कि जब हम डीग्लोबलाइज होंगे तब हमारा लेजिटिमेसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ब्रोक कर जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए में हमें दिख रहा था। हाँ, ऑप्शन सी एक ये भी एक लेजिटिमेट आंसर हो सकता है, पर इसके भी इंडक्शन 50 to 60% चांसेस ही हैं बस। जब हम डीग्लोबलाइज होंगे फिर हमारे पास फंडिंग रुकना शुरू होगी, तब हमारा लेजिटिमेसी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस खत्म होगी। तो ये भी बहुत ही अनलाइकली आंसर होगा। थोड़ा क्लोज आंसर जरूर होगा, बट द चांसेस ऑफ दिस हैपनिंग इन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए विल बी लेस। ऑप्शन ए एक बहुत ही अच्छा इंडक्टिव आंसर है, बिल्कुल क्लियरली हमें बता रहा था, बिल्कुल क्लियर उन्होंने ऑब्जेक्टिवली हमें बता दिया कि जब आप फंडिंग, सिक्योर फंडिंग को ही रोक दोगे, जो कि बिल्कुल सेफ फंडिंग होती है, बिल्कुल सेफ करके उसको दिया जाता है इंस्टीट्यूशंस को, तो जब वही रोक दोगे आप तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फिर से, और इसका अगर आपको सोल्यूशन पढ़ना हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड आई विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही है, इसी पैसेज पे फिर एक और क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो चलिए, पैसेज तो हमने पढ़ ही लिया है, समझ लिया है, तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन और करेंगे यहीं से ही। Which of the following premise supports the statement multilateral cooperation is vital to the health of the global recovery? अब ऐसा कौन सा प्रेमाइस है जो कि इस चीज को सपोर्ट कर रहा है? ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मल्टीलैटरल कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द ग्लोबल रेवल। अगर हम मल्टीलैटरल कोऑपरेशन बंद कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं। A collaborative effort is needed to ensure that the world does not deglobalize, so the recovery is not damaged by further losses to the productivity. अब यहाँ पे पूरा थ्रू आउट समझाने की कोशिश की गई, कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए सो दैट वर्ल्ड डज नॉट डीग्लोबलाइज, वर्ल्ड को डीग्लोबलाइज नहीं होने देना है हमें। क्या ये एक पर्टिकुलर सपोर्ट करता हुआ स्टेटमेंट दिख रहा है? बिल्कुल सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं। दिस इज प्रिसाइसली द टाइम वी नीड आवर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस टू वर्क ऑप्टिमली, विदाउट देम द टास्क ऑफ रिकवरी विल बी मोर डिफिकल्ट। बिल्कुल ये भी इको हो रहा था मेरे पैसेज में कि अगर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस अपना काम प्रॉपरली नहीं करेंगे तब तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, टास्क ऑफ रिकवरी विल बी मोर डिफिकल्ट। ये हमने इको होता हुआ देखा था, तो ये भी हमें सपोर्ट करता हुआ स्टेटमेंट दिख रहा है, बिल्कुल सपोर्ट करेगा ये हमारे कंटेंशन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा ये तो। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं।
First time since the Great Depression, both advanced economies and emerging markets and developing economies are in recession. ऑब्वियस ही बात है, जब आपने बताया, IMF ने ये बात क्लियर की कि ग्रेट डिप्रेशन जब आया था तो उसके बाद जो, अगर आप देखो तो थ्रू आउट हम आगे जब बढ़े हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो हमारा डिप्रेशन कम हुआ, हमारी इकोनॉमी अच्छी चली, हमने इमर्ज किया, मार्केट को बनाया। लेकिन आज वो सिचुएशन है जहाँ से अगर हम मल्टीलैटरिज्म की तरफ नहीं बढ़े तो हमारा जो ग्लोबल रिकवरी है वो काफ़ी डाउनफॉल में जाएगा। ये तो हमें समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी भी इंड्यूस हो रहा है, इस चीज़ को सपोर्ट कर देगा, इस बात को। बोथ एडवांस इकोनॉमीज एंड इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज आर इन रिसेशन, फर्स्ट टाइम सिंस द ग्रेट डिप्रेशन। हाँ, ये तो हमें पता है, तभी तो हम ये सारी बातें कर रहे हैं। हम अगर ये हेल्थ ऑफ द ग्लोबल रिकवरी की बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हम रिसेशन में हैं। हमारी इमर्जिंग मार्केट या हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज इस समय हमारी ऑलरेडी डाउनफॉल में जा रही हैं। वही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट कर देगा इस बात को। तो क्या हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ए बी सी तीनों ही ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे जो इस बात को क्लियरली सपोर्ट कर देंगे कि हमें ग्लोबल रिकवरी की हेल्थ को रिकवर करना है, उसको अच्छा करना है, तो हमें मल्टीलैटरल कोऑपरेशन दिखाना ही होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी तीनों लाइकली आंसर रहे और इसी वजह से ये होगा। क्यों ऑप्शन सी आंसर है? तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी सजेस्ट दैट द एडवांस इकोनॉमीज विद डेवलपिंग कंट्रीज टू आर इन रिसेशन, सो मल्टीलैटरल अप्रोच इज नीडेड टू हील ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल। ठीक है, ये हमें प्रूव कर रहा है, ये कंडीशन हमें बता रहा है कि हाँ, क्यों हमें मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बढ़ना होगा, ग्लोबल कोऑपरेशन की तरफ बढ़ना होगा। आई होप ये तीनों क्लियर हो गए हों आपको। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है आज का। ये सिंपल क्वेश्चन होगा, बहुत ही सिंपल है। द लॉकडाउन हैज वर्कड इन चाइना एंड द वर्ल्ड इज इम्प्लीमेंटिंग सम वेरिएंट ऑफ इट, बट सोशल एक्टिविस्ट्स लाइक हर्ष मंदेर हैव आर्ग्यूड अगेंस्ट इट बिकॉज it would hurt the poor unconsciously. Social distancing is not possible in crowded India. COVID-19 cases in India are tiny. जब मैंने सवाल बनाया था तो ये उस टाइम पर कोविड की सिचुएशन बहुत ही कम थी। ठीक है, उस समय इंडिया का रैंक बहुत पीछे था, हमारे यहाँ मुश्किल से 500 केसेस थे जब मैंने ये सवाल बनाया था। ठीक है, तो इसीलिए ये मत सोचना कि कोविड-19 केसेस तो बहुत बढ़ गए इंडिया में, तो ये क्या बता दिया आपने ऑथर ने। तो ये पहले का क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, 4-5 महीने पहले का क्वेश्चन है। This reasoning is flawed. The lockdown will slow down the virus spread, which will help the poor far more by improving their chances for a hospital bed. India's COVID numbers are small so far because we are not testing enough people. उस टाइम पर टेस्टिंग नहीं हो रही थी, तो हम ऑब्वियस सी बात है कोविड नंबर हमारे कम थे। Our death numbers were also low क्योंकि because India typically records only about 25% of the deaths. हमने रिकॉर्डिंग जो थी डेथ की वो हम कर ही नहीं रहे थे। Many of which might show up in the records एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नॉट कोविड। जब हमने टेस्ट ही नहीं किया तो हमें कैसे पता अगला कैसे मरा है? ठीक है, तो उस टाइम पर टेस्ट बहुत कम हो रहे थे, तो हमें ये नहीं पता था कि क्यों हमारे कोविड नंबर्स भी उस समय कम थे और क्यों नंबर ऑफ डेथ्स भी हमें कम मिल रही थी स्टैटिस्टिकली। ठीक है, और ये कंटिन्यूड है तो हम आगे भी देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, पैसेज कंप्लीट हो चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स फ्रॉम द पैसेज एंड चूज अकॉर्डिंगली। बहुत ही सिंपल असर्शन है, द लॉकडाउन विल स्लो द वायरस स्प्रेड इन इंडिया। बिल्कुल, रीजन क्या है? द लॉकडाउन हैज वर्कड इन चाइना। ये तो क्लियर आपने पहले लाइन में बोला कि चाइना में तो लॉकडाउन वर्क कर गया, इसी वजह से हमें भी करना चाहिए। इट विल स्लो द वायरस स्प्रेड इन इंडिया, बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। बोथ एन आर ट्रू एंड आर इज नॉट, सॉरी, बोथ एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लॉजिकली पहले ही 2 प्रीमाइसेस में ये चीज़ प्रूव हो चुकी थी, तो इसीलिए ये आंसर होगा। इसका सोल्यूशन फिर आप देखना चाहो तो ये देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, सिंपल क्वेश्चन भी था। अब हम यही पैसेज पर एक और क्वेश्चन लाए हैं और वो ये रहा, कोविड नंबर्स आर लो इन इंडिया, ये स्टेटमेंट है। एजम्पशन, टेस्टिंग नंबर्स आर लेस इन इंडिया। एजम्पशन 2, नंबर ऑफ डेथ्स आर रिपोर्टेड वेरी लेस, ये तो हमने पहले ही बोल दिया। सेकंड पैसेज, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ प्रीमाइस में ये चीज़ हमने पहले ही बोल दी कि कोविड नंबर्स क्यों कम हो रहे थे इंडिया में, क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही थी, नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्टेड वर वेरी लेस। तो बोथ दी एजम्पशंस आर इम्प्लिसिट, बिल्कुल ऑप्शन सी पे हम टिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लिया था क्योंकि हो सकता है कि आरआरबी में इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ये पैसेज में कंप्लीट करूंगा। इसका सोल्यूशन आपको चाहिए आखिरी क्वेश्चन का, तो ये सिंपल लाइनर में दिया हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, कुछ नए और क्वेश्चंस लेके आऊँगा और नए स्टाइल के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोग के कमेंट्स में देख रहा हूँ थ्रू आउट। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए,
जय हिंद।